गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 7 के हिंदी ग्रामर में पार्ट 1 भाषा और व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। भाषा क्या होती है? जब हम अपने मन के विचार या भाव दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरे अन्य व्यक्ति भी हमारे सामने अपने मन के भाव और विचार प्रकट करते हैं तो हम उन्हें सुनते हैं, समझते हैं, यानी अपने विचारों का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है? भाषा। आइए आज हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ईश्वर द्वारा दिया गया वाणी का वरदान उसे अन्य जीवों से भिन्न व श्रेष्ठ बनाता है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी और भगवान ने हमें एक ऐसा वरदान दिया है जो सभी प्राणियों से या सभी जीवों से भिन्न है। क्योंकि एक ऐसा वरदान सिर्फ और सिर्फ हमें ही मिला है कि हम ही अपने विचारों का आदान प्रदान स्पष्ट रूप से कर सकते हैं। बाकी जैसे हमने पशुओं को भी बोलते हुए सुना है, परंतु न तो हम उनके विचार को समझ सकते हैं और ना वो ही हमारे विचार को समझ सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ एक मनुष्य ही ऐसा जीव मात्र है जिसको ईश्वर द्वारा ऐसा वरदान दिया गया है कि वो अपनी वाणी को स्पष्ट रूप से प्रकट कर सकता है। मानव सभ्यता के विकास से पूर्व अपने भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वह संकेतों का प्रयोग किया करता था, किंतु ये संकेत उसके भावों व विचारों को पूर्णतः व्यक्त करने में सक्षम न थे। अतः मनुष्य ने ध्वनि संकेतों का प्रयोग करना आरंभ किया। सभ्यता के विकास के साथ साथ ये ध्वनि संकेत ही धीरे धीरे भाषा बन गए। तो काफी प्राचीन समय में पहले संकेतों का प्रयोग यानी कि इशारों का प्रयोग किया जाता था, किंतु स्पष्ट रूप से भाव या विचारों को समझने के लिए ये सक्षम न थे। इसीलिए फिर धीरे धीरे ध्वनि का प्रयोग करते करते उसी ध्वनि को हम चिन्हों के रूप में लिखने लग गए। तो अपने विचार कभी लिखने लग गए, कभी बोलने लग गए और धीरे धीरे वो क्या बन गए? भाषा बन गए। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है जिसका अर्थ होता है बोलना। तो भाषा शब्द जो बनता है वो संस्कृत की भाषा से बनता है जिसका अर्थ होता है बोलना। भाषा मानव मुख से निकलने वाली उस ध्वनि को कहते हैं जिसका कुछ अर्थ होता है, जिससे सुनकर श्रोता वक्ता की बात पूरी तरह समझ सके। भाषा की परिभाषा देख लेते हैं। भाषा वह समर्थ साधन है जिसके मन के भावों तथा विचारों को प्रकट किया जाता है और दूसरों के भावों तथा विचारों को जाना जाता है। यानी कि हम अपने भावों और विचारों को किसी और के सामने, अन्य व्यक्तियों के सामने प्रकट करते हैं और अन्य व्यक्तियों के भाव और विचारों को हम सुनते हैं, समझते हैं। यही क्या कहलाती है? भाषा। अब भाषा के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, मौखिक और लिखित। एक अन्य भेद भी होता है सांकेतिक। मौखिक भाषा जिससे हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट कर सकते हैं, दूसरों के विचारों को सुनकर समझ सकते हैं। और लिखित भाषा जिससे हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट कर सकते हैं, दूसरों के विचारों को पढ़कर समझ सकते हैं। यही मौखिक और लिखित भाषा यही लिखित भाषा कहलाती है। तो भाषा के मुख्य रूप से दो भेद है, मौखिक और लिखित। सांकेतिक भाषा जो कि भाषा का एक अन्य भेद होता है, जिससे कि हम क्या करते हैं कि इशारों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से किसी के विचारों को सुनते हैं, समझते हैं और संकेतों के माध्यम से ही अपने विचारों को समझाते हैं। ये सांकेतिक भाषा कहलाती है। नंबर 1 है मौखिक भाषा। भाषा के जिस रूप से मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान बोलकर और सुनकर किया जाता है उसे मौखिक अथवा कथित भाषा कहते हैं। शिक्षक का पढ़ाना, परस्पर वार्तालाप, प्रश्नोत्तर करना, फोन पर बात करना, भाषण, कविता, पाठ आदि मौखिक भाषा के उदाहरण है। मौखिक भाषा सहज रूप से सीखी जा सकती है। इसके द्वारा कम समय में अधिक बातें की जा सकती है। इसके प्रयोग से धन व समय की बचत होती, किंतु ये भाषा का अस्थायी स्वरूप है। इसके द्वारा मतलब धन व समय की बचत, यानी कि एक तो लिखने में अधिक समय लगता है लेकिन बोलने में कम समय लगता है। तो उसी प्रकार से विचारों को बोलकर तो फिर भी प्रकट करने में समय की बचत हो जाती है। लेकिन अस्थायी कैसे है ये कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने अभी अगर आपको कुछ भी बताया है या समझाया है तो हो सकता है कि हम थोड़ी देर बाद उसे भूल भी सकते हैं, परंतु अगर हमने उसको लिखा है तो वो स्थायी रूप से रह सकता है और केवल हमने सुना है तो वो अस्थायी रूप से कभी भी हम भूल सकते हैं। लिखित भाषा
भाषा के जिस रूप से मन के भाव और विचारों का आदान प्रदान लिखकर या पढ़कर किया जाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। शिक्षक द्वारा शाम पट पर लिखना, छात्रों का पत्र लिखना, पुस्तकें, अखबार, पत्र, फैक्स आदि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। तो ये सभी लिखित भाषा के उदाहरण हैं। तो हम अपने विचारों का आदान प्रदान जो करते हैं या तो लिखकर प्रकट करते हैं या किसी अन्य के विचारों को पढ़कर समझते हैं, सुनते हैं, वो ही क्या कहलाती है, लिखित भाषा कहलाती है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम। लिखित भाषा प्रयत्न पूर्वक सीखी जाती है। भाषा का स्थायी रूप है। भाषा का लिखित रूप अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके द्वारा हम अपने विचारों को लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं तथा लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये भाषा का एक महत्वपूर्ण रूप भी है, स्थायी रूप भी है। स्थायी यानी कि हम ये लिखे हुए जो विचार होते हैं उनको कई लोगों तक, लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं और लंबे समय तक हम उसको अपने पास भी रख सकते हैं। दूसरों तक भी अगर कहीं पहुंचाना है तो हम पहुंचा सकते हैं, इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। तो हमने भाषा के दो भेद मुख्य रूप से देखे, मौखिक और लिखित। आइए आज हम लिपि के बारे में भी देखते हैं। लिपि यानी कि मौखिक भाषा को लिखित रूप प्रदान करने के लिए कुछ निश्चित चिन्ह किए गए हैं। चिन्हों की इस व्यवस्था को ही लिपि कहते हैं। जैसे कि हम बोल रहे हैं और बोलने जिन विचारों को हमने बोला है और अगर हम उन विचारों को लिखते हैं तो लिखने के लिए कुछ निश्चित चिन्ह होते हैं और जिन चिन्हों को लिखने का जो तरीका होता है, ढंग होता है, वो ही क्या कहलाती है, लिपि कहलाती है। तो अलग अलग भाषा की अलग अलग लिपियां होती है। भाषा के लिखित रूप के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। ये लिपि की परिभाषा है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। नीचे कुछ भाषाएं तथा उनकी लिपि दी जा रही है। जैसे हिंदी भाषा, जिसकी लिपि क्या है, देवनागरी। अंग्रेजी भाषा, उसकी लिपि रोमन। संस्कृत देवनागरी लिपि। पंजाबी भाषा, जिसकी गुरुमुखी लिपि। और उर्दू व फारसी, जिसकी फारसी लिपि। जर्मन, जिसकी रोमन लिपि। इसके अतिरिक्त मराठी, गुजराती, कोंकणी, नेपाली आदि की लिपि में भी देवनागरी ही लिपि है। तो अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपि होती है क्योंकि अलग अलग भाषाओं को लिखने का तरीका भी अलग अलग होता है। तो आज हमने भाषा की परिभाषा देखी, उसके भेद देखे और हमने लिपि के बारे में पढ़ा। तो आज हमने जो भी पढ़ा है उसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, यही आपका होमवर्क है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।